नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम डेली करंट जी की क्लास ले रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे 27 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट है, उनके ऊपर हम चर्चा करें। तो आज का जो पहला फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो संस्कृति उत्सव अभी हाल ही में कौन से स्टेट में मनाया गया है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। कहां पर मनाया गया है विद्यार्थियों? उत्तर प्रदेश। और विद्यार्थियों इसकी इस बार की जो थीम है वो थीम क्या है कि उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ये इसकी थीम है। तो कई बार जैसे कोई डे मनाया जाता है या फिर कोई स्पेशली कोई सम्मेलन होता है, तो उसके बारे में कोई थीम अगर डिसाइड की जाती है तो उस थीम के बारे में पर्सन बन जाता है। तो इस बार का इसका थीम या विषय क्या है? उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो 25 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी 2024 तक किया गया और यूपी के जो सांस्कृतिक विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगर हम जानना चाहे उत्तर प्रदेश, तो विद्यार्थियों ये है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश चर्चा में आ गया तो साथ ही में करंट जीके के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश है विद्यार्थियों। उत्तर प्रदेश जो अपनी सीमा साझा करता है वो 8 तो राज्यों के साथ साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करता है और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला ये है नेपाल वाला पार्ट। कौन सा है? नेपाल वाला हिस्सा। तो एक तो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही में अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। इधर देखे तो बिहार के साथ साझा करता है, इधर झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है विद्यार्थियों, इधर छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहा है, इधर देखो एमपी वाली सीमा लग रही है, ये सारी एमपी के साथ है, इधर राजस्थान के साथ लग रही, इधर हरियाणा के साथ लग रही और इधर दिल्ली के साथ सीमा लग रही है। तो कौन सा स्टेट कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगाता है उससे भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के बारे में जितने भी स्टैटिक पॉइंट और 2023 में जो चर्चा में रहे हैं वो सारे मुद्दे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दे करंट में चर्चा में रहे और स्टैटिक पॉइंट की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए। वैसे तो विद्यार्थियों मेरी कोशिश ये रहती है जो लेक्चर होता है करंट जीके का, इसको 20 से 30 मिनट के बीच में खत्म करना होता है। लेकिन कई बार कुछ पॉइंट्स ज्यादा आ जाते हैं तो विद्यार्थियों अगर ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो वो कोई हानिकारक नहीं, तो भी आप ग्रहण करने की कोशिश करें। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी होती है वो लखनऊ होती है और इस कौन सी नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम है उनका योगी आदित्यनाथ नाम है विद्यार्थियों। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ है। कौन सी पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से है। कौन सी बार सीएम बने? तो दूसरी बार सीएम बने हैं। इसी प्रकार यहाँ के राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन है? तो यहाँ की जो वर्तमान में राज्यपाल है उनका नाम आनंदीबेन पटेल है। क्या है? आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा से कितनी सीटें जाती है? 80 जाती है। लोकसभा से सीटें पूछी जाए तो 80। अगर राज्यसभा से पूछी जाए तो राज्यसभा से जाती विद्यार्थी 31। और अगर विधानसभा की बात करें कि विधानसभा से यहाँ से सीटें यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 403। चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, भारत में सर्वाधिक सीटें यूपी की, ध्यान रखना। इसी प्रकार यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विव सदनात्मक है, अर्थात यहाँ विधान परिषद भी पाई जाती है और विधान परिषद की कितनी सीटें? 100। यहाँ का जो राज्य पशु होता है वो 12 सिंगा होता है। पक्षी है सारस, जिसको क्रंच भी कहते हैं। राज्य वृक्ष यहाँ का अशोक होता है और राज्य फूल कौन सा है? प्लास। और वाहन अक्षर कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश का यूपी। कई बार हम शॉर्ट में ऐसे यूपी भी तो लिखते हैं ना, तो ये उत्तर प्रदेश को इंगित करता है। यहाँ जिलों की संख्या है 75। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जिले कितने हैं? 75 है। यहाँ प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से? जैसे दूधवा नेशनल पार्क है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है। अगर उत्तर प्रदेश के चर्चित स्थलों की बात करें तो आगरा है। आगरा में जैसे जाएंगे तो आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, आगरा का किला भी प्रसिद्ध है, वहां पर भी आप घूम सकते हैं। वाराणसी में घूम सकते हैं। वाराणसी विद्यार्थियों जो लोकसभा क्षेत्र है वो किसका लोकसभा क्षेत्र? तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका लोकसभा क्षेत्र वाराणसी है, ध्यान रखना। और प्रयागराज, मथुरा, ये सब घूमने के स्थान है या चर्चित स्थल कह सकते हैं हम उत्तर प्रदेश के। अगर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो जैसे चरकुला लोक नृत्य है, नौटंकी है, रासलीला है, रामलीला है, धोबिया, थाली, पैता, झोरा, ये सब है। प्रमुख झील की बात करें कि यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, ये सब स्टैटिक पॉइंट से रिलेटेड है। तो रामगढ़ ताल है, सुराहा ताल है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, मोती झील है। अगर सीमा की बात करें तो अभी बताया था आपको 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश
के साथ सीमा लगाता है और एक देश के साथ सीमा लगाता है। देश कौन सा है? नेपाल। देश कौन सा है? नेपाल। तो राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मैप में देख लेना आप, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और नेपाल देश हो गया, इसके साथ लगाता है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बनाया जा रहा है विद्यार्थियों? तो अयोध्या को। किसको? अयोध्या को। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भारत का पहला सोलर सिटी किसको बनाया गया, वो आप कमेंट करके बनाना। उत्तर प्रदेश का पहला तो मैं बता देता हूँ अयोध्या, लेकिन आपको क्या बताना है? भारत का पहला सोलर शहर या सौर सिटी जिसको कहते हैं। राज्य जलीय जो पशु जीव है विद्यार्थी, वो कौन सा है? डॉल्फिन। अभी थोड़े दिन पहले इसको घोषित किया गया था, जब ये चर्चा में आया था तब भी मैंने इस कवर किया था। और उत्तर प्रदेश का पहले नाम की बात करें तो पहले इसका नाम क्या मिलता था? इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत, यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वैसे तो हिंदी है, लेकिन ज्यादातर उर्दू भी बोलते हैं। और यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, अर्थात विधानसभा भी पाई जाती है, विधान परिषद भी पाई जाती है। राजकीय चिन्ह यहाँ का क्या विद्यार्थी? मछली है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा नंबर रखता है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल कमेंट करके बताओ, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है विद्यार्थियों? कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी विद्यार्थियों। कौन? और यहाँ की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू विद्यार्थियों न केवल उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, बल्कि भारत में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन थी विद्यार्थियों? सरोजिनी नायडू थी। और नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही है। और देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, जिसे रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, वो उत्तर प्रदेश में ही है। और देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तराई एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश में ही है। ये कुछ फैक्ट है, वो भी याद रखना। उत्तर प्रदेश कब कब चर्चा में रहा? 2023 में। तो ये सारे स्टेट करंट के फैक्ट है विद्यार्थियों, इनको याद रखना। जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। 75 जिले हैं, उसमें से कितने में? 57 में इसने घोषणा कर दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर, जिसका नाम है सौरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन किया था, जब भी चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश। आज बहुत सारे फैक्ट आने वाले हैं करंट से रिलेटेड। 2023 में उत्तर प्रदेश कब कब चर्चा में रहा, ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं आज। वाराणसी में बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो भी उत्तर प्रदेश ही बना था। इसी प्रकार देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहां पर किया गया? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्र नगर कर दिया विद्यार्थियों। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कवर कराया था जब चेंज किया गया था उस समय। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा भी की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने हॉट कुक्ड मिल्स योजना शुरू की है। तो हॉट कुक्ड मिल्स योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी उत्तर प्रदेश ही है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पहले सौर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने का फैसला किया। ये जब आया था, जब भी मैंने चर्चा की थी। और महिला मिशन सारथी पहल शुरू किसके द्वारा की गई है? तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां पर लखनऊ में बनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा बनेगा? अयोध्या। और देश भारत की बात करें तो भारत का पहला कौन सा? सांची। और सांची कहां पड़ता है? एमपी में। कहां पड़ता है विद्यार्थियों? एमपी में स्थित है सांची। इसके अलावा देश का तीसरा नेशनली एजिंग सेंटर खुलेगा, वो कहां पर? हिंदू यानी कि बीएचयू में। कहां पर? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खुलेगा। और पहला कहां पर खुला? एम्स में। दूसरा कहां? चेन्नई में। स्वच्छ त्योहार स्वास्थ्य त्योहार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाएगा? शक्ति दीदी नाम से जाना जाएगा। तो शक्ति दीदी नाम से किसको जाना जा रहा है? महिला बीट अधिकारियों को। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मोहम्मद शमी के गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की, जब भी ये चर्चा में रहा था विद्यार्थियों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? यूपी ने, जब भी यूपी चर्चा में रहा था 2023 में। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? यह है विद्यार्थियों यूपी। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को भी बैन कर दिया।
हलाल सर्टिफिकेट के बैन किया था जब भी मैंने पढ़ाया था आपको। हाल ही में 7 अक्टूबर 2023 को गोंडा यूपी में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह जिसका नाम शक्ति वंदन, तो उसका आयोजन किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 27 से 29 अक्टूबर के बीच श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, उस समय भी ये चर्चा में रहा था। पहले मोटे जीपी रेस यूपी ग्रेटर नोएडा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हुई, जब भी मैंने इसको चर्चा में लिया था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जब हुए तो उसका जो तीसरा संस्करण वो यूपी में हुआ, जिसका मस्कट क्या था, जीतू। जीतू का मतलब होता है 12 संघ जो होता है उसको इंगित करता है। और इसमें विजेता टीम कौन सी थी, पंजाब ने जीता था। उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर विद्यार्थी सुधार गृह किया गया, जब भी चर्चा में था। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी, जब भी चर्चा में रहा। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला यूपी का जो पहला जिला बना था उस समय, वो कौन सा बना था, बरेली बना था। कौन सा बना था, बरेली। इसके अलावा मोदी जी ने वाराणसी में भगवान शिव की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम के आधारशिला भी रख दी है। पहली बार दिव्यांगों को महाकुंभ आयोजित किया गया, यूपी में वाराणसी में किया गया। जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई विद्यार्थियों सरयू नदी में। इसके अलावा यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या समंगला योजना की शुरुआत की। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित कहाँ किया गया, महाराजगंज में किया गया, यूपी में। और वन टेप वन ट्री जो अभियान शुरू करने वाला है वो भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही किया गया। पहले वैदिक थीम पार्क भी कहाँ पर स्थापित किया गया विद्यार्थियों, यूपी में किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किसके द्वारा की गई, यूपी। हो सकता है आपको ज्यादा फैक्ट लग रहे होंगे, लेकिन आप इन सबको नोट करते रहेंगे तो आपको दोबारा उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य फैक्ट देखने की जरूरत ही नहीं। बहुत सारे फैक्ट लिख लिए 2023 में भी इंपोर्टेंट थे, तो कम से कम 40-50 क्वेश्चन आज आपके कवर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। लगभग अगर आप स्टैटिक और करंट के फैक्ट देखते हैं तो लगभग 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आप नहीं 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं विद्यार्थी इतने कम समय में। इसी प्रकार देखो, नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जब जारी किया 2023 वाला, उनके अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी करने वाला जो राज्य बना था वो यूपी बना था। पंचामृत योजना शुरू करने वाला यूपी। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ किया गया, वाराणसी में किया गया। और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ शुरू की गई, यूपी में। और भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना शुरू की गई यूपी में। और बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, यूपी। और वन वर्ल्ड टीबी समिट कहां पर आयोजित हुआ, वाराणसी में आयोजित हुआ विद्यार्थियों। ये था पहला फैक्ट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। और अगला फैक्ट जो आता है आज का, वो कौन सा आता है कि हाल ही में अल्जीरिया के प्रोफेसर वासिनी लारेटेस, क्या नाम है, वासिनी लारेटेस ने साहित्य और कला के क्षेत्र में यूएई ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता। तो यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने जीता है विद्यार्थियों, वो जीता है वासिनी लारेटेस ने जीता है। और ये कहाँ की है, अल्जीरिया की है विद्यार्थियों। कहाँ का, अल्जीरिया का प्रोफेसर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार देखिए, इसे अरब का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अरब का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सार्थक विचारों को प्रेरित करते हैं। ग्रेट अरब माइंड्स यानी कि GAM पुरस्कार 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार है वो भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कौन से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, कमेंट करके जल्दी बता दीजिए। और अगर आपको याद हो कि 2023 का जो नोबेल पुरस्कार दिए गए, जैसे अगर बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया, भौतिकी के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो सारे क्षेत्र, जैसे 6 क्षेत्र है तो 6 के 6 क्षेत्र आप बता दें और किस किस को दिया गया, कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थी। नोबेल पुरस्कार अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पर्सन बनने की पूरी संभावना है। और जिन विद्यार्थियों ने नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो मैंने करंट 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने YouTube चैनल में, वहां जाके देखना, आपको सारा नोबेल पुरस्कार के बारे में एक पूरा वीडियो दिया हुआ सेपरेट, सब कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में उसमें फैक्ट मिलेंगे आपको। ये क्षेत्र प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियर और प्रौद्योगिकी, साहित्य और कला, वास्तुकला, डिजाइन, अर्थशास्त्र और चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। अगला फैक्ट है कि हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो विद्यार्थियों, ये टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है, मैनचेस्टर सिटी क्लब है उसने इसको जीत लिया है। देखिए 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इसका आयोजन हुआ सऊदी अरब में। कहां पर हुआ, सऊदी अरब में हुआ। और इसमें विद्यार्थियों जीता किसने इसको, तो मैनचेस्टर क्लब ने जीता है। उपविजेता कौन था इसमें, तो फ्ल्यूमेनेस क्लब इसमें सेकंड पे रहा विद्यार्थियों, यानी कि उपविजेता रहा।
और बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको मिला? रोड्री को, जो कि मैनचेस्टर क्लब की ओर से खेलते हैं। और फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला? अल इत्तिहाद क्लब को मिला विद्यार्थियों। इसी प्रकार जो अगला फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पहली बार दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार शीतल देवी ने जीत लिया विद्यार्थियों। किसने जीता है? शीतल देवी ने जीता है। दिव्यांगों को दिया जाने वाला पहली बार ऐसे पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें अगर बात करें महिला वर्ग में तो किसने जीता है? शीतल देवी ने जीता विद्यार्थियों। तीरंदाजी गेम खेलती है और पहली बार ये एथलीटों के लिए पुरस्कार स्थापित किया गया है। अगर इसमें बात करें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीटों की तो ये किसने जीता है? सुमित अंतिम ने जीता है, जो कि भाला फेंक से संबंध है इसका। किससे है? भाला फेंकते हैं। इसी प्रकार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? मुरलीकांत पेटकर को मिला है, जो कि एक तैराक है। कौन है? तैराक है। सर्वश्रेष्ठ का जो पुरस्कार मिला है वो गौरव खन्ना को मिला, पैरा बैडमिंटन कोच है ये। और सर्वश्रेष्ठ अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? गौरव खन्ना, एक्सेलिया बैडमिंटन अकादमी को मिला है। और मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? भारतीय ब्लाइंड शतरंज टीम को दिया गया है। ये कुछ पुरस्कार इनकी अभी हाल ही में शुरुआत की गई थी। आज का और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, हाल ही में 6 नंबर का भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया? गुजरात में किया गया विद्यार्थियों। कहां पर आयोजन हुआ? गुजरात में। और गुजरात में कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में। कब से? 21 से लेकर 24 दिसंबर तक हुआ। और इसकी थीम क्या थी? ए न्यू इंटीग्रल विजन फॉर डेवलपमेंट इसकी थीम थी इस बार की। कई बार थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब गुजरात स्टेट चर्चा में आ गया विद्यार्थी। तो आपको ये दिखाई दे रहा है गुजरात। गुजरात एक तटीय राज्य है और भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? गुजरात है। कौन सा विद्यार्थियों? गुजरात है। और ये अपनी सीमा साझा किसके इसके साथ करता है? तो एक तो इधर तो लगाता है ये राजस्थान, इधर क्या है? राजस्थान है। ये विद्यार्थी इसके साथ एमपी भी सीमा लगा रहा है और ये महाराष्ट्र इसके साथ सीमा लगा रहा है। और बाकी तो ये हिंद महासागर है ही है इधर सीमा जो लगाता है, जलीय सीमा इधर। तो बाकी ये स्थल में तो 3 ही सीमा लगाते हैं। आगे देखो इसके बारे में जाने हम गुजरात के बारे में। तो विद्यार्थियों ये बात है 1 मई 1960 को। तो 1 मई 1960 को जो पहले बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, बॉम्बे प्रांत की जगह पर 2 राज्य बनाए गए या 2 प्रांत बना दिए गए। 2 कौन कौन से? एक तो गुजरात और एक जो मराठी भाषा बोलने वाले हैं उनका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और गुजरात एक ही दिन बने थे 1 मई 1960 को। इसलिए दोनों अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को मनाया जाता है। हालांकि 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है विद्यार्थियों। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई को। इसलिए अपना स्थापना दिवस कब मनाएगा? 1 मई को। राजधानी क्या होती है गुजरात की? गांधीनगर। क्या होती है? गांधीनगर। और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल है। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। और भूपेंद्र भाई पटेल कौन सी पार्टी से संबंधित है? तो बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और यहाँ के जो गवर्नर है वर्तमान में, यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम आचार्य देवव्रत जी है। क्या है? आचार्य देवव्रत है। यहाँ से जो लोकसभा की सीटें जाती है वो 26 जाती है। कितनी जाती है? 26 जाती है। और राज्यसभा की सीटें 11 जाती है। और अगर विधानसभा की सीटें की बात करें तो 182 सीट। और यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, अर्थात यहाँ केवल विधानसभा पाई जाती है, विधान परिषद नहीं पाई जाती। विधान परिषद कितने राज्यों में पाई जाती है? कमेंट करके बताना विद्यार्थियों आप। अगर बात करें यहाँ के राज्य पशु का तो एशियाई शेर यहाँ का राज्य पशु है। राज्य पक्षी की बात करें तो विशाल फ्लेमिंगो है। राज्य वृक्ष यहाँ का आम है। राजकीय पक्षी हंसावर है। और राजकीय पशु कौन सा है? गिर सिंह। ये बता दिया मैंने आपको, एशियाई शेर ही कहते हैं इसको। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पे? जैसे गिर नेशनल पार्क है जिसमें एशियाई शेर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य यही है। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है? गुजराती है। कौन सी है? गुजराती है। इसके अलावा यहाँ सरदार सरोवर डैम भी है और मोटेरा स्टेडियम, जिसे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी स्टेडियम कर दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ झील कौन कौन सी प्रमुख झील है? तो अमीरसर झील है, कंकारिया झील है, नल सरोवर झील है, थोल झील है, लोक नृत्य। तो कौन कौन से यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य? जैसे गरबा। विद्यार्थियों आपको पता है गरबा को अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा विद्यार्थियों अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था जब भी ये गरबा चर्चा में आया था। इसके अलावा डांडिया रास यहाँ का है, रासलीला यहाँ है। चर्चित स्थल की बात करें गुजरात के चर्चित स्थल कौन कौन से? जैसे राजमहल, महसाणा। जिले यहाँ पर कितने हैं? तो 33 जिले हैं विद्यार्थियों। कितने हैं? 33 जिले हैं यहाँ पर। और वाहन अक्सर क्या होता है? गुजरात का जीजे। क्या होता है? जे होता है। तो गुजरात के जो भी वाहन होते हैं उनके नंबर पे क्या लिखा रहता है? वाहन के नंबर प्लेट पर जीजे लिखा रहता है। और भारत का सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? गुजराती है। और यहाँ का जो राजकीय मछली है वो घोल मछली, विद्यार्थी ध्यान रखना। और घोल मछली
का जो वैज्ञानिक नाम मिलता है वो प्रोटोनीबिया डायकेथस नाम मिलता है विद्यार्थियों। और केवड़िया शेर भी यहाँ गुजरात में ही है, और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसको क्या कहते हैं, यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। इसी शहर में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी है, और जिसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। इस मूर्ति का जो उद्घाटन हुआ 31 अक्टूबर 2018 को हुआ, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं विद्यार्थियों। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसी दिन एकता दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब होती है, तो 31 अक्टूबर को होती है। केवड़िया शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने की भी घोषणा कुछ समय पहले की गई थी। अब कब कब गुजरात चर्चा में रहा है, तो ये पॉइंट भी जान लेते हैं, इनको भी रिवीजन कर लेते हैं। अहमदाबाद में देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो गया, जब भी चर्चा में रहा। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, बता दिया मैंने आपको। हाल ही में अमित शाह ने अहमदाबाद में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया। तो खादी माटी कला महोत्सव कहाँ हुआ? गुजरात में, जिसका उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह ने। हाल ही में भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण सूरत में किया गया विद्यार्थियों। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा गुजरात राज्य में खोली जाएगी, जब भी चर्चा में रहा। और इसके अलावा गुजरात राज्य सरकार के द्वारा दुबई वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन भी किया गया विद्यार्थियों। आगे देखो, अगला फैक्ट है का हाल ही में ग्वालियर, ग्वालियर कहां पड़ता है? एमपी में। वहां पर तानसेन समारोह आयोजित किया गया विद्यार्थियों। कौन सा? तानसेन समारोह आयोजित किया गया। आपको ये इमेज दिख रही है, इस इमेज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आयोजन क्यों हुआ होगा। शास्त्रीय संगीत के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसको मिला विद्यार्थियों? इस दौरान एक सम्मान भी दिया गया पंडित गणपति भट्ट को। किसको? पंडित गणपति भट्ट को दिया गया। इस बार ये 99वां संस्करण था विद्यार्थियों, और 24 से लेकर 28 दिसंबर 2023 को ये ग्वालियर में आयोजित हुआ। ग्वालियर में पिछले 98 वर्षों से शास्त्रीय संगीत यानी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में देश की नहीं बल्कि विश्व स्तर की सबसे प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध संगीत महोत्सव का आयोजन होता है, यानी म्यूजिक फेस्टिवल तानसेन समारोह आयोजित होता आ रहा है। तो पिछले 98 वर्षों से होता आ रहा है। इस बार ये कौन से नंबर का था? 99 नंबर का था। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। इस बार इसमें प्रदेश भर से लगभग 1500 तबला वादक एक साथ अपनी प्रस्तुति देंगे विद्यार्थियों। और तानसेन के बारे में सुना होगा, यह अखबार के दरबार में इनके दरबारी संगीतकार थे। तानसेन की जो जन्म स्थली है वो ग्वालियर है। तानसेन को विद्यार्थियों अकबर के नवरत्नों में शामिल किया गया था। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, तो अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे? जिन्होंने मुगल काल पढ़ा होगा, मध्य कालीन भारत का इतिहास जो पढ़ा होगा, वो विद्यार्थी जॉब 100% देंगे। अगर आप जॉब नहीं दे पा रहे हैं तो विद्यार्थी इसका मतलब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। और ऐसा जरूर नहीं है कि जिन्होंने मिडाइल हिस्ट्री पढ़ी है वही जवाब दें। आप जिन्होंने नहीं पढ़ी है, शुरू से पढ़ते हैं हम के अकबर के नव रत्न कौन कौन से थे, तो नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे, कमेंट करके जल्दी बता दीजिए। इसका आयोजन एमपी का जो सांस्कृतिक विभाग है उसके द्वारा किया जा रहा है। इसी वर्ष विद्यार्थियों 2023 ही यूनेस्को ने ग्वालियर के संगीत का शहर यानी म्यूजिक सिटी का खिताब भी दिया था, यूनेस्को के द्वारा दिया गया। जबकि साहित्य शहर किसको दिया गया विद्यार्थियों? कोझिकोड को। किसको? कोझिकोड को घोषित किया गया था। तो यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर का खिताब किसको दिया विद्यार्थियों? तो वो बताना आपको ग्वालियर। क्या बताना है? ग्वालियर बताना है। इसके अलावा साहित्य का जो शहर कहा गया वो कोझिकोड को घोषित किया गया। अगला फैक्ट है, अगला, हाल ही में विश्व प्रवासन संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया विद्यार्थियों। कौन सा? प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया। तो एक तो ये जो प्रयास शब्द आया है इसको देख लें आप, प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड मिग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल प्रोफेशनल, इसका पूरा नाम है, ध्यान रखना, प्रयास का। अब अपना जो संगठन आ गया WMG, तो WMG का पूरा नाम होना चाहिए वर्ल्ड मिग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं विश्व प्रवासन संगठन। इसकी स्थापना हुई 1951 में। कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 175 है। क्या भारत भी इसका सदस्य देश है? बिल्कुल, भारत भी WMG का सदस्य देश है। अगला फैक्ट है कि हाल ही में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। तो वीर बाल दिवस कब मनाया गया विद्यार्थियों? अभी हाल ही में 2023 वाला, तो ये मनाया गया 26 दिसंबर को। कब मनाया गया?
26 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। तो आपको क्या याद रखना है कि इसको मनाया गया कहां पर? भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर एक मतलब उत्सव जैसा है, या इसका आयोजन किया गया था। ये उत्सव सिखों के 10वें गुरु, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी है, उनके साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली बात तो सिखों का प्रथम गुरु कौन था? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। उनके जो साहिबजादे हैं बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी, शहादत के सम्मान में विद्यार्थियों ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने की जो घोषणा और शुरुआत की गई थी विद्यार्थियों, वो पिछली बार ही शुरुआत की गई है। 9 जनवरी 2022 को घोषणा की थी और मनाने की घोषणा कब की? दिसंबर में मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। और अगला फैक्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीडब्ल्यूडी यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के लिए विकलांग श्रेणियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। विद्यार्थियों पहले ये जो विकलांग होते थे इनको 3 श्रेणियों में आरक्षण दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 कर दिया गया है। अब 5 श्रेणियों में रिजर्वेशन मिलेगा। पहले जो 3 श्रेणियां थी जिनमें रिजर्वेशन दिया जाता था वो कौन कौन सी थी? जैसे अंधापन और कम दृष्टि वाला पहला श्रेणी, दूसरा बहरापन और सुनने में कठिनाई, तीसरा सेरेबल पॉलिसी ठीक हुए कुछ रोग, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता। पहले इसमें 3 शामिल थे, लेकिन अब इसमें 2 और शामिल कर दिए हैं। 3 पहले ही थे, 2 और शामिल कर दिए, तो कितने हो गए विद्यार्थियों? तो ये हो जाते हैं 5। कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा देखिए ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी को भी शामिल कर लिया गया। इसके अलावा खंड 1 से 4 के अंतर्गत बहरे, अंधत्व सहित व्यक्तियों में से बहु विकलांगताएं भी शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये 5 हो गए हैं। 3 से बढ़ा के कितने कर दिए गए विद्यार्थियों? पहले थे 3 और अब कितने कर दिए गए? 5 कर दिए गए। आगे देखो, अगला फैक्ट है हाल ही में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बना। तो विद्यार्थियों अगर हम 2017 से लेकर 2021 तक की रिपोर्ट देखें तो पहले नंबर पे कौन सा था? यही चल रहा है, बस केवल परसेंटेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 40% है, 38.6 है। और दूसरे नंबर पे रसिया है, तीसरे पे फ्रांस है, चाइना, फिर जर्मनी का नाम आता है, फिर इटली, फिर यूनाइटेड किंगडम, यूके, साउथ कोरिया, ये सारे आ जाते हैं विद्यार्थियों। अगर बात करें इंपोर्ट में तो सबसे बड़ा आयातक जो देश है, आयातक की बात करें तो भारत है। आयातक में भारत है विद्यार्थियों। और दूसरे नंबर पे कौन सा? सऊदी अरब। लेकिन अगर एक्सपोर्ट की बात करें, अगर निर्यात की बात करें तो पहले नंबर पे अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो सीपी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अमेरिका ने 2018 से 22 की अवधि के दौरान हथियारों की बिक्री कितनी बताई है? 40% बताई है। अमेरिका की जिन कंपनियों ने सबसे ज्यादा हथियार बेचे हैं उनमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियान प्रमुख है। वैश्विक हथियारों के बाजार में अमेरिका की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। पहला स्थान पे अमेरिका, दूसरे रूस, तीसरे पे चाइना। ये सारी बातें मैंने बता दी। सबसे ज्यादा आयातक कौन सा? भारत। और दूसरे स्थान पे कौन सा है? सऊदी अरब। ये अभी मैंने बता दिया था आपको। अगला प्रश्न, हाल ही में नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर विद्यार्थियों वाटसोनिक्स एआई नामक आर्टिफिशियल लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? नासा और आईबीएम के द्वारा मिलकर किया गया है। ये उपयोगकर्ताओं को अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करने, पहले से हो चुके पर्यावरणीय परिवर्तनों को मापने के साथ साथ भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। तो कहने का मतलब भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। नासा इस पर काफी समय से काम कर रहा है। इस टूल को उपयोग में बेहद सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब नासा चर्चा में आ गया विद्यार्थियों। कौन सा संगठन चर्चा में आ गया? नासा। तो नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसके जैसे भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो। भारत वाली का नाम क्या है? इसरो है। और अमेरिका वाली का नाम क्या है? नासा। अब हम चाहे ऐसे इसरो लिखें इंग्लिश में, चाहे हिंदी में लिखे, बात एक ही है। तो इसरो का पूरा नाम आप कमेंट करके बताइए, जब तक मैं नासा के बारे में बता देता हूँ। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी, वो सरकारी क्षेत्र की। इसका पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में बात करें, हिंदी में इसका नाम क्या होता है? तो हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन होता है। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है विद्यार्थी, यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है।
यूएसए कई बार आप सुनते हैं यूएसए अमेरिका को कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरा नाम मिलता है यूएसए का। और यूएसए की जो राजधानी है वो भी वाशिंगटन डीसी है। नासा का हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में। अगर बात करें नासा की स्थापना कब हुई, तो 29 जुलाई 1958 को। विद्यार्थी ये डेट याद रखना, कई बार डेट पूछी जा चुकी है। वर्तमान में नासा के जो हेड है वो बिल नेल्सन है, और डिप्टी प्रबंधक की बात करें तो लोरी गौरर है। यहाँ का जो नासा का मोटो है, किस मोटो पे काम करता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इस मोटो पे काम करता है। नासा अभी हाल ही में कब कब चर्चा में रहा, तो नासा ने बताया कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से पहली बार लेजर बीम मैसेज मिला, तो जब भी नासा चर्चा में रहा। नासा तो वैसे आए दिन चर्चा में रहता है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष बाद सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा। इसके अलावा नासा के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग 470 मिलियन वर्ष बाद सबसे, ये तो हो गया विद्यार्थियों। इसके अलावा हाल ही में नासा ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान भी लॉन्च किया था, तब भी नासा चर्चा में रहा था। अगला फैक्ट, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में होगी, जिसमें पहली बार उत्तर प्रदेश के पवेलियन को प्रदर्शित किया जाएगा। तो किसके पवेलियन को प्रदर्शित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश का। और कहां पर, कौन सा सम्मेलन होगा विद्यार्थियों, विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होगी वो होगी दावोस में। कहां पर होगी, दावोस में होगी, ध्यान रखना। और कब होगी ये बैठक, तो ये बैठक होगी विद्यार्थियों 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2024 को होने वाली है। और दावोस कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये सारी बात मैं बता चुका हूं। यूपी पवेलियन के माध्यम से पूरी दुनिया लोग यहाँ औद्योगिक विकास और संस्कृति की झलक से रूबरू हो सकेंगे। इसके जरिए दुनिया भर में निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पवेलियन में एक जनपद एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री भाग ले रहे हैं, जैसे स्मृति ईरानी भाग ले रही है, हरदीप सिंह पुरी भाग ले रहे हैं, और श्री अश्विनी वैष्णव जी इस बैठक में शामिल होंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर जाके। अब WEF आ गया चर्चा में, तो WEF के बारे में जान लेते हैं। WEF का जो पूरा नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, हिंदी में इसको विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। ये गैर लाभकारी संस्था है, इसकी स्थापना जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय की बात करें तो कालोगनी में इसका मुख्यालय है। कालोगनी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। इसके संस्थापक कौन है विद्यार्थियों, तो संस्थापक है क्लॉस एम श्वाब। और इसके जो वर्तमान में CEO है वो भी कौन है, क्लॉस एम श्वाब ही है। पहले इसका नाम यूरोपीय प्रबंध मंच था विद्यार्थियों, लेकिन अभी वर्तमान में इसको WEF के नाम से जाना जाता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से इसको जानते हैं। अगला फैक्ट है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा की घोषणा की। गिग श्रमिक जानते हैं आप, जो फुटकर होते हैं, जैसे जोमेटो वगैरह में लोग काम करते हैं, तो इनके लिए जो कौन सी बीमा की घोषणा की है, 5 लाख तक का बीमा कवर करने की घोषणा की गई है। ये घोषणा जो तेलंगाना के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री बने हैं रेवत रेड्डी, उनके द्वारा की गई है। 23 दिसंबर 2023 को घोषणा की थी। और ये राज्य सरकार की भोजन वितरण, कैब, ऑटो रिक्शा चलाने वाले इत्यादि जैसे गिग श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। साथ ही में तेलंगाना सरकार ने राजीव आरोग्य श्री योजना के तहत 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने की भी घोषणा कर रखी विद्यार्थियों, इसको भी आप देख लें। अब तेलंगाना चर्चा में आया तो तेलंगाना के बारे में मैंने अभी 2 दिन पहले आपको बताया था, तो आज तेलंगाना के बारे में कुछ भी नहीं लिखाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। हाल ही में चिराग सेन ने 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया विद्यार्थियों, चिराग सेन ने जीत लिया है। और महिला एकल की बात करें तो अनमोल खरब ने जीत लिया है। अगर विद्यार्थियों जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग में हम देखें तो चिराग सेन ने अल्मोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन्होंने तेलंगाना के तरुण एम को फाइनल में हराकर ये पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं महिला वर्ग में अगर बात करें हम तो अनमोल खराब ने, ये हरियाणा की रहने वाली हैं, इन्होंने पंजाब की तन्वी शर्मा को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। इसका जो आयोजन हुआ गुवाहाटी में हुआ, और गुवाहाटी कहाँ विद्यार्थियों, असम में। कहाँ पर है, असम में है। और इसका आयोजन कब हुआ, तो 18 से लेकर 24 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि हाल ही में दीपिका पादुकोण को बिस्लेरी पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो विद्यार्थियों वैश्विक स्तर का ग्लोबल स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ये आपको दिख रही है दीपिका पादुकोण जी, तो इनको बनाया गया है। आगे देखिए
आज का जो मोटिवेशनल कोड है वो ये है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। विद्यार्थी, इस मोटिवेशनल कोड से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाहर की दुनियादारी क्या कहती है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा दिल और दिमाग क्या कहता है उसका पूरा फर्क पड़ता है। जिस कोई विद्यार्थी तैयारी करता है, उसके जो नेगेटिव थॉट वाले मिलने वाले हैं वो क्या कहता है उन पे किसी प्रकार का ध्यान ना दें। केवल आपका जो लक्ष्य है, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको ये बनना है, तो आपको जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, और आपको अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई करनी है। और आपको हमारी क्लास कैसी लग रही करंट वाली, अगर अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बता दिया करो विद्यार्थियों। उससे मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, तो हो सकता है मैं आने वाले समय में और अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू मित्रों, आपने इतना आपका कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।